हम सभी जब अपने घर से दूर होते हैं ना, तो अपने घर की हमें बहुत याद आती है। क्योंकि आप सभी अभी स्टूडेंट्स हैं, घर में रहकर पढ़ते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे जो अपने गाँव, जहाँ पर पढ़ने की फैसिलिटीज़ नहीं है, वो छोड़कर शहरों में, हॉस्टल्स में रह रहे हों। तो उस दौरान आपको अपने घर की याद बहुत आती है। तो ऐसे ही कुछ याद हम लेकर चलेंगे अपने लेखक भवानी प्रसाद मिश्र की। जब वो किसी कारणवश, वो कारण क्या था? वो था भारत की स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध किया गया, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण वो जेल में बंद थे। तो उस दौरान उन्हें अपने घर की याद आती है। उसी को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इस पाठ में चित्रित किया गया है, घर की याद। आज हम इसी अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने के लिए जा रहे हैं क्लास 11th हिंदी कोर, ठीक है, की बुक है हमारी आरोह भाग 1। इसके काव्य खंड का तृतीय अध्याय है घर की याद। ये कविता काफी लंबी है। इसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है भवानी प्रसाद मिश्र जी, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब जेल में बंद थे। उस समय सावन का महीना था और बहुत तेज बारिश हो रही। उस बारिश के दौरान इन्हें अपने घर की याद आती है। उसी पर उन्होंने ये पूरी कविता लिखी, ठीक है। कविता वैसे मैं आपको पहले पूरी समझा चुकी हूँ, लेकिन अब हम पढ़ेंगे तो हम समझते भी जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन अगर आपको डिटेल में समझनी है तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे आप चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि मैंने बताया कि कविता बहुत लंबी है, तो यहाँ पर कभी इस कविता को हम 6 काव्यांशों में पढ़ेंगे और उस पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर हम ये अध्याय, पहला काव्यांश देखिए क्या है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है, घर खुशी से पूर है। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सज की इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहन। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि सावन का महीना था, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा था, तो कवि को अपने घर की याद आती है। तो क्या कहते हैं, आज पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है और मेरे मन में मेरे घर की याद बहुत ही ज्यादा आ रही है, प्राण मन में घिरता रहा। तो वही मतलब क्या है, घर में आज मुझे घर की बहुत याद आ रही, घर नजर में तिर रहा। घर मेरा पूरी तरीके से खुशियों से भरा हुआ है, घर खुशी से पूर है जो, अर्थात मेरा घर खुशियों से भरा हुआ है। घर की घर में 4 भाई, यानी कि मेरे 4, इस समय अब उनको मिलाकर 5 होते हैं, लेकिन भवानी के 4 भाई हैं, यानी कि 4 उनके भाई हैं और खुद 5वें वे हैं। मायके में, अब चूंकि कहते हैं ना बहनें मायके में आती, तो बहन जो है मायके में आई होगी अपने बाप के घर खुशियों खुशियों के साथ रहने की। लेकिन जब वो आई तो उसे पता चला कि मेरा भाई, एक भाई तो जेल में है। तो वही जो खुशियों का घर था वो परताप का घर, यानी दुख भरे घर में बदल गया। घर के घर में सब जुड़े हैं, मतलब मेरे घर के सारे सदस्य जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए। हम तो इस समय घर में कितने, 4 भाई और 4 बहनें। कितने हैं, 4 भाई और 4 बहनें। अब 5वें तो खुद वहां पर वो जेल में है, वो अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इस समय घर में 4 बहनें और 4 भाई हैं। अब इस पर 5 प्रश्न देखिए क्या है। पानी गिरने से कवि का क्या तात्पर्य? वर्षा हो रही है, घर की याद में कवि की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। केवल एक सही है या पहला दूसरा सही है? तो सही क्या है, पहला दूसरा। वर्षा भी हो रही है और चूंकि उन्हें घर की याद आ रही है तो घर में उनके आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, तो हम लगाएंगे नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, बरसात से कवि के हृदय पर क्या प्रभाव हुआ है? अब बरसात की वजह से कवि पर क्या प्रभाव हो रहा है? अपने घर की याद आ रही है, वह स्मृतियों में खो गया है, ठीक है, ये चीज हो सकती है। जेल में वह अकेलेपन के कारण दुखी है, वह भावुक होकर रोने लगा है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर कवि के हृदय में ये बरसात सारे प्रभाव डाल रही है। एक तो घर की याद आ रही है, वो की यादों में खो गया, जेल में अकेला है इसलिए भी दुखी, और इसीलिए उसे घर की बहुत याद आ रही है, और वो भावुक हो गया है और रोने लगा है। तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी 4।
भुजा भाई प्यार बहने का आश्रय स्पष्ट, जिसका मतलब क्या है, कवि ने भाइयों की भुजाओं के समान कर्मशील और बलिष्ठ बताया है। कवि और उनके भाई बहन एक दूसरे के गरीबी व सहयोगी है, करीबी सहयोगी है। कवि की बहनें स्नेह का भंडार है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारी बातें सही है, हम लगाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, मायके में आई बहन को क्या कष्ट हो गया है। अपनी माँ को ना पाकर उसे कष्ट हुआ है। एक भाई के जेल में होने के कारण वह दुखी है। अपने पिता के ना मिलने पर दुखी है, उपरोक्त सभी। तो सही क्या है, एक भाई के जेल होने के कारण वह दुखी है। कवि की नजर में घर क्यों तैर रहा है, उसे घर की याद आ रही है ना, क्योंकि कवि नया घर बनाना चाहता है, क्योंकि कवि को घर की याद आ रही है, क्योंकि कवि को अपने माँ बाप की याद आ रही है, क्योंकि कवि को अपने भाई बहन की याद आ रही है। तो सही क्या है, कवि को घर की याद आ रही है, इसीलिए उसने क्या बोला, नजर में घर तैर रहा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कविता है, और माँ बन पड़ी मोरी, ये बिन क्या, सॉरी बन नहीं है यहाँ पर, बिन पढ़ी है। बिन पढ़ी मोरी दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए तो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में वादन गरजता है, काम में झंझा लरजता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए अब अपने माँ बाप के बारे में वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मेरी माँ जो है वो बिना पढ़ी लिखी है और इस समय दुख में गड़ी हुई है। भाई एक बेटा अगर जेल में होगा तो माँ तो दुखी होगी ही, तो गड़ी है। माँ जिसके सिर में, जिसकी गोद में अगर मैं सिर रख दूं तो मेरे सारे दुख वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। माँ जी इसकी स्नेह धारा का यहाँ तक, मतलब माँ क्या स्नेह इतना है कि उसका प्रभाव मैं यहाँ तक भी देख रहा, मुझे यहाँ भी उसका प्यार दिखाई दे रहा है। यहाँ उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, मेरी माँ को लिखना पढ़ना नहीं आता, इसीलिए क्या है ना, नहीं तो मेरी माँ पत्र लिखती तो मुझे उसका पत्र प्राप्त होता, तो मैं बहुत कुछ चीजें जान जाता। पिता जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब पिताजी के बारे में क्या कहते हैं, अब माताजी के बारे में बता दिया, पिताजी के बारे में क्या कह रहे हैं, मेरे पिताजी जो हैं इतने उनके बच्चे हैं, इतनी उम्र हो गई, लेकिन उनको देखने से ऐसा नहीं लगता कि वो बुढ़ापे में आ गए। एक क्षण भी उनके बुढ़ापा उनके ऊपर हावी नहीं होता। अभी भी अगर दौड़ जाते हैं, मतलब इस उम्र में भी खूब लंबी दौड़ लगा लेते हैं, खिलखिला के हंस लेते हैं और मौत के आगे भी नहीं हिचकते। यानी कि अगर कोई कठिन कार्य भी है तो उसको करने से हिचकते नहीं। शेर भी अगर आ जाए तो उसको देखकर पीछे नहीं हटते, उसको भी, उससे भी। अब शेर का तात्पर्य यहाँ लिटरली शेर से नहीं है, यानी कि शेर जैसी मुसीबतें अगर उनके सामने आ जाए तो वो अभी भी उससे नहीं घबराते। बोल में जो है गर्जन गरजता है, बोल में वादन गरजता है, यानी बादल गरजता है, यानी कि उनके बोली उनकी बहुत भारी है, जैसे बादल का गर्जन होता है। काम में झंझा लरजता है, यहाँ पर यादन नहीं होगा, यहाँ पर होगा बादल, थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, बादल गरजता है, यानी कि मैंने बता दिया बहुत ज्यादा गर्जन होता है। काम में झंझा लरसा, उनका काम में भी वो इतनी रफ्तार से काम करते हैं, ये नहीं लगता कि बुढ़ापा उनके ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। कविता में माँ के बारे में कवि ने क्या बताया है, वह दुखों से रची हुई है, बाकी दुख तो है उसको, उसका बेटा नहीं है। वह निरक्षर है, बिल्कुल सही है। वह बच्चों से बहुत स्नेह करती है, ये भी सही है। तो हम यहाँ लगाएंगे उपरोक्त सभी, क्योंकि माँ के बारे में जो बातें कही गई हैं वो सब सही। नेक्स्ट आते हैं, कवि की माँ का पत्र क्यों नहीं मिल पाता। कवि को माँ, क्योंकि माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो पत्र नहीं लिख पाती है। निरक्षर होने के कारण वह पत्र भी नहीं लिख सकती है। साक्षर होने के कारण वह पत्र भी नहीं लिख सकती है। घमंडी होने के कारण वह पत्र नहीं लिख सकती। तो सही क्या है, निरक्षर होने के कारण, यानी कि वो अनपढ़ है, इसलिए माँ जो है पत्र नहीं लिख सकती है।
नेक्स्ट आते हैं, कविता के अनुसार कवि के पिता की विशेषता बताई। देखिए क्या है, उन पर बुढ़ापे का प्रभाव नहीं है, बिल्कुल सही है। वे खुलकर हंसते हैं तथा उनकी आवाज में गर्जना है, बिल्कुल सही है। वे दौड़ लगाते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पिता को बुढ़ापा नहीं व्यापा का आश्रय क्या। अब उन्होंने बोला ना कवि ने कि बुढ़ापा उनको नहीं व्यापा, तो इसका क्या तात्पर्य हो रहा है। वे सदैव हंसते रहते हैं, व्यायाम करते हैं, जिंदा दिल हैं तथा मौत से नहीं घबराते। ये सभी लक्षण युवावस्था के हैं, अतः कवि के पिताजी पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं है, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं, वे सदैव गुस्सा करते हैं, ये बात तो कहीं है ही नहीं। वे जिंदा दल हैं परंतु मौत से घबराते हैं, नहीं, वो मौत से भी नहीं घबराते, तो सही यहाँ पर लगेंगे नंबर 1। वे सदैव हंसते रहते हैं, व्यायाम करते हैं, वे जिंदा दिल हैं तथा मौत से नहीं घबराते। ये सभी लक्षण युवावस्था के हैं, अतः कवि के पिताजी पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं। नेक्स्ट है, कवि की मां ने कवि को पत्र क्यों नहीं लिखा। क्योंकि वह कवि से गुस्सा थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी, क्योंकि वह कवि को पत्र नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि वह कवि के पत्र का इंतजार कर रही थी। तो सही क्या है, क्योंकि वह अनपढ़ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कविता तीसरा काव्यांश है। मैंने बताया था ना 6 काव्यांश है, तो अभी हम तीसरे पे पहुंचे। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्धर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जब भी नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें भुजा भाई प्यार बहन, खेलते या खड़े होंगे नजर उनकी पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम ले। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अब पिताजी के सुबह की जो उनकी दिनचर्या है उसको बता रहे हैं कि भाई सुबह सुबह उठकर स्नान दान करके क्या किया होगा, उन्होंने गीता का पाठ किया होगा, फिर 200 दंड लगाए होंगे, ठीक है, 260 उन्होंने दंड किए होंगे, फिर खूब मुदगर हिला लेकर, मुदगर आप जानते हैं ना लकड़ी का बड़ा सा होता है, अब उसको हिलाया जाता है, उसके नीचे 2 हत्थे होते हैं, तो उसको हिलाने का तरीका एक ऐसे करके होता है और फिर ऐसे करके होता है, फिर ऐसे हिलाया जाता है, तो उसको क्या होता है, उसकी मूठ मिलाई जाती है, जो हत्था होता है उसको मुदगर हिलाकर उनकी खूब उन्होंने एक तरीके से मतलब उन्होंने खूब व्यायाम कर लिया। फिर उसके बाद जब नीचे आएंगे, तो ये सारे काम ये फर्स्ट फ्लोर पे कर रहे हैं, और जब सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, ठीक है, किसके, पिताजी के आंखों। फिर कहते हैं, अब उसमें बोलते हैं कि भाई इतना सब वो याद करते तो कहते हैं हाँ, हाय पानी गिर रहा है घर, यानी ये सारी चीजें सोचकर मेरे भी आंखों में पानी आ रहा है और घर की मुझे बहुत याद आ रही। 4 भाई 4 बहनें भुजा भाई प्यार बहनें, तो मेरे 4 भाई और 4 बहनें इस समय घर में मौजूद हैं। 4 भाई जो हैं वो भुजाएं हैं, घर का शक्ति हैं, और मेरी बहनें जो हैं वो स्नेह का भंडार। जब पिताजी नीचे आए होंगे तो वो चारों या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे। जैसे ही पिता की नजर उन पर पड़ी होगी, पिताजी वो जिनको कभी बुढ़ापा नहीं आया, एक क्षण के लिए नहीं आया, वो ये सारी चीजें देखकर रो पड़े होंगे। अब रोए क्यों होंगे, क्योंकि सब तो मौजूद है लेकिन 5वां जो है वो बहुत दूर है। 5वां यानी कि भवानी, वो कहाँ है, जेल में। ये बात उनके नजरों में आई होगी और उसी समय वो रो पड़े होंगे। अब इस पर 5 प्रश्न देखिए क्या है। कवि अपने पिता की दिनचर्या के बारे में क्या बताता है। कवि के पिता गीता पाठ करते हैं और 260 दंड लगाकर मुदगर हिलाते हैं, ये बात तो उन्होंने बोली है। उनका शरीर मजबूत बन गया है, गीता पाठ के कारण मन साहसी हो गया है, उपरोक्त सभी, तो ये सारी बातें उन्होंने बताई। नेक्स्ट आते हैं, पिता की आंखें भीगने का क्या कारण रहा होगा। अब उनकी आंखें जो भीगी, इसका रीजन क्या है, क्योंकि उन्हें अपने 5वें बेटे भवानी प्रसाद मिश्र की याद आ रही है ना। कवि के पिता गीता पाठ या व्यायाम अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए नहीं। कवि के पिता को व्यायाम करना पसंद नहीं। कवि के पिता गीता पाठ और व्यायाम करके जब नीचे आए होंगे तो उन्हें अपने छोटे पुत्र भवानी की याद आई, तो ये रीजन सबसे सही है, ठीक। कवि ने भाई बहन के बारे में क्या बताया।
भाई 4 बहनें 4 भाई, बुझा भाई प्यार बहनें, ठीक है। उनके 4 भाई 4 बहनें हैं जो इकट्ठा रहते हैं, बिल्कुल सही है। उनके 4 भाई और 4 बहनें हैं जो लड़ते रहते हैं, नहीं। उनके 4 भाई 4 बहनें हैं जो कोई काम नहीं करते, तो वो क्या है, वो इकट्ठा रहते हैं, यानी कि मजबूती भी है और प्यार भी है। कवि के पिता क्यों रोने लगे होंगे, इसका रीजन क्या है क्यों रोने लगे होंगे। कवि के पिता ने जब अपने सभी भाई बहनों को खड़े और खेलते देखा होगा तो उन्हें अपने बचपन की याद आ गई होगी, नहीं। कवि के पिता ने जब सभी भाई बहनों को खेलते लड़ते देखा होगा तो उन्हें 5वें पुत्र भवानी की याद आई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे नंबर 2 पे। नेक्स्ट है, कवि के पिता किसका नाम लेकर रोए होंगे। अब वो पूरा घर तो उनके सामने है, सभी लोग को देख रहे हैं, अब जिसको नहीं देख रहे हैं उसी की याद आ रही है, वो कौन है, उनके 5वें बेटे भवानी प्रसाद मिश्र, है ना। ऑप्शन देखिए, अपनी बेटी का, अपने पत्नी का, अपने 4 बेटे और 4 बेटियों का, या अपने 5वें बेटे भवानी का। तो सही क्या होगा, अपने 5वें बेटे भवानी का नाम लेकर वे रोए होंगे। चलिए अब हम आगे काव्यांश संख्या 4। यहाँ क्या दिया गया है, 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे, प्यार में बहते रहे, उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें है, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब चूंकि 5वां बेटा है नहीं तो उसके लिए अपने आप को क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा। सोना होता है, सोने को चमकाने के लिए सुहागे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जो सोने गोल्ड की जो चमक होती है वो उससे बढ़ जाती है, इनहांस हो जाती है। तो वही क्या कह रहे हैं, 5वां मैं अभागा। अब 5वें को देखकर वो रोए, वो 5वां कौन है, मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे। अब 4 बेटे उनके सोने हैं, लेकिन उस पे भी सुहागा कौन है, यानी इन सोने जैसे बच्चों को चमकाने के लिए एक मेरा बेटा 5वां आया, वो था सुहागा, यानी कि उन्हें मैं जो हूं बहुत प्रिय था। उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें, यानी कि इस समय जब 5वां नहीं हूं तो कहीं ना कहीं उनके 5 बेटे, जो बाकी 4 बेटे हैं, उनको देखकर भी वो दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि मैं जब उनके साथ रहता हूं तभी कंप्लीट होता हूं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। अब चूंकि उनके 4 स्वर्ण बेटों पर मैं सुहागा हूं, अब मैं अभागा इसलिए हूं क्योंकि मैं तो यहाँ जेल में बंधा बैठा हुआ हूं ना, मैं जाकर भी वहां नहीं जा सकता। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा। अब पिताजी जब इस तरीके से रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो माँ उन्हें संभालते हुए कह रही, क्या आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। अब जब पति थोड़ा वीक पड़े तो माँ ने हिम्मत दिखाई, माँ क्या कह रहे हैं, भाई तुम किस लिए रो रहे हो, वहां पर भवानी अच्छा होगा, इस चीज का मुझे है, वह तुम्हारा मन समझकर। अब चूंकि उस समय चारों तरफ स्वतंत्रता की लहर थी, तो पिताजी भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि भाई हमारे घर से भी कोई स्वतंत्रता संग्रामी बने। तो ये बात तुम चाहते थे कि कोई स्वतंत्रता संग्रामी बने, तो तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, यानी कि सबको को छोड़कर हम सभी को अपना समझकर वो स्वतंत्रता आंदोलन में चला गया। गया सो ठीक ही है, वो स्वतंत्रता आंदोलन में गया, उसकी वजह से जेल गया, वो ठीक है, कहीं कोई गलत नहीं। ये तुम्हारी लीक ही है, यानी कि ये तुम्हारी सीख है कि अपनी मातृभूमि से प्रेम करो, उसके लिए चाहे जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो वो चलेगा। ये तुम्हारी लीक है, यानी कि ये तुमने ही जो सीख दी है, ये उसी सीख पर चल रहा है। पाँव जो पीछे हटाता, यानी कि अगर मान लो वो स्वतंत्रता संग्राम में नहीं जाता और जेल जाने के डर से वो उसमें भाग नहीं लेता, तो मेरी कोख को लजाता, यानी कि वो मेरे लिए मेरी कोख का अपमान होता। मुझे ऐसा लगता कि शायद मैंने कुछ गलत शख्स की पैदाइश कर दी, या मैंने गलत संस्कार दे दिए। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे बच्चे। तो कह रहे हैं तुम इस तरीके से जो है कमजोर नहीं पड़ो, क्योंकि घर में अभी और भी बच्चे हैं, तुम्हें इस तरह रोता देखकर वे भी रो पड़ेंगे। पहला प्रश्न है,
कवि स्वयं को अभागा क्यों कहता है? वह परिवार के सदस्य भाइयों बहनों और वृद्ध माता पिता के सानिध्य से दूर है। बिल्कुल सही है। कवि को अपने परिवार के प्यार की कमी खल रही है। ये भी सही है। वह जेल में बंद है और सावन के अवसर पर सारा परिवार इकट्ठा हुआ है और वह उनसे दूर है। ये सारी ही रीजन है, मतलब सारा परिवार साथ में है लेकिन वो नहीं है, इसलिए वो अपने आप को अभागा कह रहा है। तो यहाँ हम लगाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, पिता अपने पांचों बेटों को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? देखिए, पिता अपने चारों बेटों को सोने के समान तथा पांचवे को सुहागा मानते हैं। बिल्कुल सही है। 4 को सोना मांग रहे हैं, पांचवे को सुहागा। पिता अपने चारों बेटों को सुहागे के समान नहीं। पिता अपने 4 बेटों को बहुत अच्छा और पांचवे को गुनहगार मानते नहीं। तो सही क्या है? पिता अपने 4 बेटों को सोने के समान तथा पांचवे को सुहागे के समान मानते हैं। नेक्स्ट आते हैं, माँ ने भवानी के पिता को क्या सांत्वना दी? देखते हैं कि भाई बेटा तुम्हारा वहां है तो अच्छा ही होगा, है ना। भावुक होकर आंखें नम मत करो, वह जेल में ठीक है। बात सही है, कहा था उन्होंने। भवानी तुम्हारी मन की बात समझकर ही आजादी की लड़ाई में कूदा है। ये बात भी उन्होंने कही थी। भवानी ने तुम्हारी परंपरा का निर्वाह किया है। ये भी सही। तुम यहाँ क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। माँ ने ये सारी बातें पिताजी से कही थी। माँ की कोख कवि के किस कार्य से लज्जित होती है? अब बताइए, माँ की जो कोख है, कवि ऐसा क्या कार्य करता कि वो लज्जित होती? देखते हैं। यदि कवि देश के सम्मान व रक्षा के लिए अपने कदम पीछे हटा लेता। बिल्कुल सही है, माँ ने ये बात कही थी। यदि कवि अपने भाई बहनों की रक्षा से अपने कदम पीछे हटाता? नहीं। यदि कवि माता पिता के सम्मान व रक्षा करने से अपने कदम पीछे हटा लेता? नहीं। तो सही क्या है? आपका नंबर 1। यदि कवि देश के सम्मान व रक्षा के लिए कार्य को अपने कदम पीछे हटा देता। ये तुम्हारी लीक ही है का आश्रय क्या है? अब इसका मतलब क्या है? माँ पिताजी को समझाती है कि भवानी तुम्हारे ही आदर्शों पर चल के जेल गया है। बिल्कुल सही है। तुम भी भारत माता को परतंत्र नहीं देख सकते हो। सही है। वह भी अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए जेल गया है। यह आपकी ही तो परंपरा है। ये सारी बातें माँ ने कही थी। ठीक है, तुम्हारी लीक का मतलब इन सभी से, हमारे घर की परंपरा है, तुम्हारी सीख है, सबके चलते ये चीज हुई। चलिए अब हम आगे 5वें काव्यांश। यहाँ क्या दिया है? पिता ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ में रोता कहाँ है, घर में खोता कहाँ है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य सावन। ठीक है, हे मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं है बस यही है, किंतु यह सब बस व बस है, इसी बस में सब विरस है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पिता ने कहा, पिताजी कह रहे होंगे दुखी होंगे, मेरे बेटे ने कितना सहा होगा। भाई वहां जेल में प्रताड़नाएं तो दी जाती है, तो कहते हैं हाय कितना सहा होगा, मैं यहाँ कहाँ रोता हूँ, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। घर में खोता कहाँ है, यानी कि मैं खोता मतलब बेटा, मेरा बेटा यहाँ कहाँ है। अब कवि क्या कहते हैं? सावन से बात करते हैं। हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य सावन। सावन के महीने को बहुत पुण्य महीना माना जाता है, तो उसी सावन के महीने को कह रहे हैं तुम बरस लो वे न बरसे, यानी कि तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, लेकिन वे न बरसे अर्थात वे उनके आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। 5 वे को वे न तरसे, कुछ भी ऐसा करो कि उनको मेरी कमी वहां पर खले ना। मैं मजे में हूं सही, घर में नहीं बस यही। मतलब तुम उनको वहां जाकर ये कहना कि मैं यहाँ पर मजे में, बस घर में नहीं हूं, यहाँ पर हूं, लेकिन मैं मजे में। किंतु यह बस ना बस है कि बस में विरस है। बस तुम इतना ही कहना और ज्यादा कुछ ना कहना, यहाँ पर सब कुछ है, जो चीज मुझे चाहिए वो सारी चीजें हैं और मैं यहाँ खुश हूं। ये बात तुम वहां जाकर बताना। अब इस पर पहला प्रश्न क्या है? माँ की बात पर पिता ने अपनी व्यथा को किस प्रकार छिपाने का प्रयास किया? वह रो नहीं रहा है, वह धैर्य नहीं खो रहा है, वह रो नहीं रहा है और ना ही धैर्य खो रहा है, केवल तीसरा सही है। तो यहाँ लगाएंगे नंबर 4, ये नंबर 3 वाला हमारा एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कवि ने सावन को क्या संदेश देने को कहा है? कहना कि मैं यहाँ ठीक हूँ, है ना, ये कहा था। कवि ने सावन को यह संदेश देने को कहा कि वह मजे में है, ये बात तो कही उसने। कवि ने सावन को संदेश देने कहा कि घर वाले उसकी चिंता ना करें।
कवि ने सावन को यह संदेश देने कहा कि वह सिर्फ घर से दूर है। तो यहाँ पर ये तीनों बातें उन्होंने कही है ना, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, उपरोक्त। ठीक है, वो मजे में है, बस घर में नहीं, यहाँ पर है, घर से दूर है, चिंता ना करें, मैं सही, है ना। भवानी का जीवन नीरस क्यों है, क्या कारण है कि वो नीरस हो गया है, क्योंकि वह घर से दूर है। पारिवारिक स्नेह के अभाव में वह स्वयं को अकेला महसूस कर रहा है, इसीलिए उन्होंने अभागा कहा है, और नीरस भी है उनका जीवन, सही है, क्योंकि वह घर से दूर है, वह स्वयं को अकेला महसूस कर रहा है। पारिवारिक स्नेह के अभाव में स्वयं को अकेला महसूस कर रहा है, वह स्वयं को अकेला महसूस कर रहा है। तो नीरस इसलिए है क्योंकि वह घर से दूर है और पारिवारिक स्नेह के अभाव में वह स्वयं को अकेला महसूस कर रहा है। ठीक है, चलिए नंबर 4 आते हैं। कवि सावन में अपने माता पिता के लिए क्या कहता है। अब क्या कह रहे हैं, सावन से वो माता पिता के लिए क्या कह रहे हैं कि तुम चाहे जितना बरस लो लेकिन मेरे माता पिता के सामने मत बरसना। ठीक है, आगे आते हैं, ऐसा कुछ करो कि मेरे माता पिता मेरे लिए न तरसे। ठीक है, ये भी कहा उन्होंने कि तुम चाहे जितना बरस लो लेकिन ऐसा कुछ करो कि मेरे माता पिता मेरे लिए न तरसे, तो ना आंसू बहाए। तो क्या होगा, ना ही आंसू बहाए। तो अब ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही, यहाँ पर जो बात कही गई है वो सारी चीजें आ रही। नंबर 5 है, कवि के पिता क्यों परेशान, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की चिंता हो रही है। सही है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी की। तो सही क्या है, वो इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें अपने बेटे की चिंता हो रही। चलिए अब हम आ गए अपने छठे काव्यांश। यहाँ क्या दिया गया है, हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कह न देना जागता है आदमी से भागता है, कह न देना मौन हूं मैं खुद ना समझूं कौन हूं मैं, हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कह न देना जागता है आदमी से भागता है, कह न देना मौन हूं मैं खुद न समझूं कौन हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, अच्छा सेम ही तो काव्यांश है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना जैसा है, यहाँ पर मैं जैसा हूं तुम वैसा बिल्कुल मत कहना, कह न देना जागता हूं, बस ये तुम मत कहना कि मैं सारी रात जागता रहता हूँ, किसी दूसरे आदमी से मिलने बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आदमी से भागता हूँ, ऐसा मत कहना। कह न देना मौन हूं मैं, ये मत कहना कि मैं एकदम चुप रहता हूँ, किसी से बात करना पसंद ना करता। खुद ना समझूं कौन हूं मैं, ये भी ना कह देना कि भाई वो मैं कौन हूं, मैं ये चीजें नहीं समझ रहा। तो एक्चुअली उन्होंने मना किया सावन सिंह की जैसी परिस्थितियां हैं तुम ऐसी परिस्थितियों के बारे में किसी से मत कह। ठीक, पहला प्रश्न है, कवि सावन से क्या आग्रह करता है कि जैसी चीजें हैं वैसी तुम वहां जाकर मत बताना, है ना, कि वह उसके माता पिता व परिजन को उसकी वास्तविकता के बारे में ना बताए। यही चीज उसने बोली कि वह उसके माता पिता व परिजनों को उसके बारे में ना बताए, कि वह उसके माता पिता व परिजनों को उनका प्रणाम कहे। तो सही क्या है कि वह उसके माता पिता और परिजनों को उसके वास्तविकता के बारे में ना बताए, कि वो यहाँ पर कितना अकेला है, परेशान है, ये सारी चीजें ना बताए। कवि सावन से क्यों आग्रह करता है कि वह उसके माता पिता व परिजनों की उसकी वास्तविकता के बारे में ना बताए, क्योंकि वो जानता है कि अगर मेरी वास्तविकता उन लोगों को पता चल गई तो वो लोग और ज्यादा दुखी होंगे, मेरी और ज्यादा चिंता करेंगे, है ना, ताकि वे अपने प्रिय पुत्र की दशा से दुखी ना हो, ताकि वे अपने प्रिय पुत्र को देखने जेल ना आए, ताकि वे अपने प्रिय पुत्र को जेल से निकालने का प्रयास ना करें। तो सही क्या है, नंबर 1, ताकि वो अपने प्रिय पुत्र की दशा से दुखी ना हो। कवि ने सावन को क्या उपमा दी है, देखते हैं। सजीले सावन बिल्कुल दी है, हरे सावन दी है, पुण्य पावन सावन दी है, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारी दी है तो हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त सावन, सॉरी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने सावन को सजीले हरे पुण्य पावन की उपमा दी है, क्योंकि वह सावन को, क्यों ऐसा कह रहे हैं, संदेश वाहक बनाकर अपने भाइयों तक संदेश भेजना चाहता है, संदेश वाहक बनाकर अपने बहनों तक संदेश भेजना चाहता है, संदेश वाहक बनाकर अपने माता पिता तक संदेश भेजना चाहता है, संदेश वाहक बनाकर अपने दोस्तों तक संदेश भेजना चाहता है। वो उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वे संदेश वाहक यानी कि एज अ पोस्टमैन बनाकर वो अपने माता पिता तक संदेश भेजना चाहता है।
कवि सावन को क्या चेतावनी देता है? वो ये दे रहा है कि मेरी जो स्थिति है वो वास्तविक स्थिति जाके तुम नहीं बताना, यही चीज उन्होंने बोली ना। तो देखिए क्या है, कवि के बारे में सही तरीके से बताएं ताकि उन्हें कोई शक ना हो, नहीं कि वह उसके परिजनों के सामने फिजूल ना बोले, कि वह उसके परिजनों के सामने फिजूल में ना बोले, तथा कवि के बारे में सही तरीके से बताए ताकि उन्हें कोई शक ना हो। तो सही क्या है? नंबर 3 एकदम सही। चलिए, अभी तक हमने 6 काव्यांश पढ़े और उन पर आधारित 5-5 प्रश्नों को देखा। अब हम पूरी पोएम पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, क्या दिया है? हाय रे परिताप के घर से कवि का क्या आश्रय। अब बहन आई है सावन के महीने में, ये एक परंपरा है, सावन के महीने में बहन जो है अपने मायके आती है, लेकिन अब वो क्या आई है? मगर परिताप के घर, हाय रे बाप के घर नहीं, वो परिताप के घर आई है। ऐसा क्यों कहा गया? उसकी विवाहित बहन घर आई होगी, इसलिए उसकी बहन उसे ना देखकर दुखी हुई होगी। ऐसा लगा जैसे बहन पिता के घर ना आके दुख के घर आ गई, या उपरोक्त सभी। तो परिताप के घर यानी कि दुख भरे घर का, तो सबसे विवाहित बहन जो है घर आई, वहां उसे भाई को नहीं देखा, तो वो घर दुखों से भरा हुआ था। यहाँ पर हम लगाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, घर के घर में सब जुड़े हैं में कवि का क्या कहना है। अब इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य परस्पर लड़ते रहते हैं, नहीं। एक ही घर में कई घर हो चुके हैं, नहीं। घर में सब उसे लेकर दुखी हैं। तो सही क्या है? परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम से जुड़े हुए हैं। अब इस प्रेम की एक कड़ी तो उनसे दूर है, इसीलिए सब दुखी भी हो रहे हैं, है ना। कवि की माँ किसे समझा रही है? किसको समझा रही है? कवि के पिता को समझा रही है। किसको समझा रही है? कवि के पिता को। कवि की माँ के अनुसार कवि के पांव पीछे हटाने से क्या होता? अगर वो पीछे हटाता तो कहीं ना कहीं उसकी कोख अपमानित होती। देखिए, माँ की कोख लज्जित होती। बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ लगाएंगे नंबर 1। नेक्स्ट है, कोख को लजाने का अर्थ क्या है? एक तरीके से अपमान करना, ठीक है ना। अपमान कमाना, क्रोध दिलाना, खुश होना या उदास होना। तो सही क्या है? अपमान कमाना। अगर वो पीछे पैर हटाता तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए अपमान कराता, अर्थात एक तरीके से मेरे हमारे इस परिवार की भी कहीं ना कहीं अपमान होता। यूं ना कहना अस्त हूं मैं से कवि का क्या अभिप्राय? अब उन्होंने बोला ना, यूं ना कहना अस्त हूं मैं, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि चाहता है कि उसके घर वाले उससे मिलने आए? नहीं। कवि नहीं चाहता कि उसके कष्टों का घर में किसी को पता चले। बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं, कवि नहीं चाहता कि उसके आनंद का घर में किसी को पता चले। नहीं, वो तो आनंद में है ही नहीं। कवि चाहता कि वो जल्दी घर चला जाए। तो अस्त का मतलब होता है कि मैं थोड़ा निराश हूं, दुखी हूं, वो सारी चीजें। तो कवि नहीं चाहता कि उसके कष्टों का घर पर पता चले। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने घर की याद कविता कहाँ से लिखी है? जेल से लिखी है ना। तो सही क्या है? अपनी जेल यात्रा के दौरान, जब वे जेल गए थे तब लिखी थी। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य सावन। पंक्ति की विशेषता बताइए क्या है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर सावन का मानवीयकरण किया गया है। सही बात है। सजीले और पुण्य जो बात है, पुण्य पावन, ये जो है मानवीयकरण है। यहाँ पर सावन का वर्णन है, यहाँ पर सावन का दृश्य दिखाया गया, यहाँ पर सावन का संदेश वाहक बनाया गया। तो यहाँ सजीले और पावन, तो यहाँ पर चूंकि सावन को वो संदेश वाहक बना रहे हैं, तो इस तरीके से ऑब्वियस सी बात है कि इनमें मानवीयकरण किया गया। तो यहाँ पर क्या है? सावन का मानवीयकरण किया गया है। भुजा भाई पुण्य पावन में कौन सा अलंकार है? देखिए, भुजा और भाई का भा भा, पुण्य और पावन का पापा, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? स्नेह धारा, यहाँ पर स्नेह और नदी की बहती हुई धारा, इन दोनों को पूरी तरीके से सिमिलर कर दिया गया है। ठीक है, उपमेय उपमान के बीच के डिफरेंस को हटा दिया गया, एकता कर दी गई। इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, तो ये रहा हमारी एक लंबी सी पोयम का एक छोटा सा, हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया और कुछ क्वेश्चंस भी करा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जहां पर हम देखने वाले हैं चंपा की हरकतों को।
ठीक है, तो फटाफट आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी और जरूरत है जैसे नोट्स वगैरह की, तो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।